एसजीसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और हम पहली यूनिट का तीसरा चैप्टर जनसंख्या संघटक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक आयु संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें उसी के अंतर्गत जनसंख्या संघटक के अंतर्गत लिंगानुपात की चर्चा करनी है। और परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। देखिए लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात होता क्या है। जनसंख्या की लिंग संरचना के अध्ययन का सर्वाधिक प्रचलित तरीका लिंगानुपात है। इसके द्वारा प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की जनसंख्या व्यक्त करता है। अब समझ लीजिए, जैसे 1000 पुरुष हैं और उनमें कितनी महिलाएं हैं, उनके हिसाब से यही हमारा क्या है, सेक्स रेशियो है। या 1000 स्त्रियों के अनुपात में कितनी महिला, कितने पुरुष उपलब्ध हैं, ये हमारा क्या है, लिंगानुपात है। देखिए विश्व के विभिन्न देशों में लिंगानुपात भिन्न भिन्न तरीकों से ज्ञात किया जाता है। जैसे पूर्वी सोवियत संघ में कुल जनसंख्या में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। सोवियत संघ जो है, वहाँ जितनी भी जनसंख्या है उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तब वो सोवियत संघ में लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। जबकि वहीं न्यूजीलैंड में 100 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या, जैसे हमारे वहाँ 1000 पुरुष हैं या 1000 महिलाएं हैं, वैसे वहाँ 100 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की कितनी संख्या है, इस हिसाब से वहाँ लिंगानुपात निकाला जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रति 100 महिला के अनुपात में पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। यूएसए में 100 महिलाओं में के अनुपात में कितने पुरुष उपलब्ध हैं, ये हमारी जो संख्या ज्ञात की जाती है, यह लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। देखिए भारत में लिंगानुपात की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। भारत में अगर हमें लिंगानुपात की जांच करना हो, कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं, तो सबसे पहले इस सूत्र के द्वारा ही हम लिंगानुपात को जांचते हैं। सेक्स रेशियो लिंगानुपात बराबर पीएफ बटा पीएम गुणे के। अब देखिए पीएफ होता है महिलाओं की संख्या और पीएम मतलब होता है पुरुषों की संख्या, और के बराबर होता है 1000। मतलब 1000 में महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है या 1000 महिलाओं में पुरुषों की प्रतिशतता कितनी है, यही हमारा सेक्स रेशियो या लिंगानुपात जांच करने का सूत्र है।
अब हम लिंगानुपात के प्रकार पढ़ते हैं। पहला हमारा है प्राथमिक लिंगानुपात, दूसरा है द्वितीयक लिंगानुपात और तीसरा है तृतीयक लिंगानुपात। अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक लिंगानुपात में। देखिए, प्राथमिक लिंगानुपात से अभिप्राय गर्भधारण के समय गर्भस्थ शिशुओं के लिंगानुपात से है कि गर्भधारण के समय जो गर्भस्थ शिशु है उसका अनुपात कितना है, कितने पुरुष हैं या कितने बच्चे, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। देखिए, गर्भाधान के समय लिंगानुपात पुरुष के पक्ष में होता है। गर्भधारण के समय जो लिंगानुपात का रेशियो निकाला जाता है उस समय पुरुष का अनुपात अधिक होता है। सबसे अधिक ये होता है कि जो बच्चा पैदा होगा वह पुरुष ही होगा, अर्थात गर्भस्थ जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसमें बालिकाओं के अनुपात में बालकों की संख्या अधिक होती है। ये क्या है? हमारा प्राथमिक लिंगानुपात है। मतलब जो भी बच्चा पैदा होने वाला है उसमें सबसे अधिक जो होगा वह बालक का रेशियो होगा। यह है क्या? हमारा प्राथमिक लिंगानुपात। अब हम बात करते हैं द्वितीयक लिंगानुपात की। देखिए, द्वितीयक लिंगानुपात से आशय जन्म के समय लिंगानुपात से है, अर्थात एक निश्चित काल में होने वाले कुल जन्मों में कितने लड़के एवं कितनी लड़कियां होती हैं। यदि इन दोनों के बीच में अनुपात निकाला जाए तो वो कौन सा लिंगानुपात होगा? वह द्वितीयक लिंगानुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए सोमवार के दिन 12 से 1 के बीच में कितने लड़के पैदा हुए या कितनी लड़कियां पैदा हुई, ये क्या है? हमारा द्वितीयक लिंगानुपात है। या एक वर्ष में या एक वर्ष के अंतराल में कितने बालक पैदा हुए, कितने बालिकाएं पैदा हुई, ये हमारा क्या है? द्वितीयक लिंगानुपात कहलाता है। देखिए, जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है वह 2 कारणों से प्रभावित होता है। पहला है प्राथमिक लिंगानुपात, अर्थात गर्भाधान के समय के लिंगानुपात से है। मतलब प्राथमिक जो लिंगानुपात है वह गर्भधारण के समय कितना हमारा सेक्स रेशियो है। और दूसरा है गर्भपात। अब थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। देखिए, भारत में लड़कों को प्रधानता दिए जाने के कारण अवैध रूप से भारी मात्रा में लिंग परीक्षण कराए जाते हैं। आप भी जानते हैं कि हम समाज में बहुत ही संकुचित विचारधारा वाले लोग भी हैं जो क्या कहते हैं, अगर लड़की पैदा हो रही तो कहते हैं कि लड़की कुल की दीपक नहीं है, लड़का होता तो बहुत अच्छा होता। और भारत में इसकी प्रधानता बहुत ज्यादा है। और जान लीजिएगा, लिंग परीक्षण इसी नाते कराया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो कोई बात नहीं, लड़की है तो उस महिला का गर्भपात करा दिया जाता है, उस बच्ची को नष्ट करा दिया जाता है। और देखिए, लिंग परीक्षण कराए जाते हैं। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप 99% से अधिक मामले जो होते हैं गर्भ शिशु लड़की ही होती है।
हमने भी बताया। अतः भारत में प्राथमिक लिंगानुपात और द्वितीयक लिंगानुपात में अंतर होता है। देखिए, प्राथमिक में क्या था, लड़कों की संख्या अधिक होती है, और द्वितीयक में भी क्या होगा, एक समय अंतराल में दोनों के बीच में जो रेशियो होगा, लिंगानुपात होगा, जो सेक्स रेशियो होगा, वो दोनों अंतर आएगा। देखिए, प्राकृतिक रूप से भी लिंगानुपात जन्म के समय पुरुषों के पक्ष में ही होता है। अगर हम नेचुरलिटी बात करें तो प्राकृतिक रूप से जो भी बच्चा पैदा होने वाला है, लिंगानुपात रेशियो निकाला जाए तो वो पुरुषों के पक्ष में ही जाता है, अर्थात जो बच्चा पैदा होने वाला है वह बालक ही होगा, ऐसा हम ही लोग कहते हैं। कोई भी गर्भस्थ औरत है, उससे अगर पूछा जाए तो लोग कहते हैं अरे इसको लड़का ही होगा, उसके पक्ष में लिंगानुपात ज्यादा लेके जाते हैं लोग, ये मिथक है। तीसरा हमारा है तृतीयक लिंगानुपात। तृतीयक लिंगानुपात से अभिप्राय जनगणना के समय के लिंगानुपात से है। प्रकृति ने पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जीवित रहने की क्षमता अधिक दी है, यह भी सच है। देखिए, आप भी देखते हैं अपने गांव अगल बगल देखते हैं कि पुरुष बहुत जल्दी मृत हो जाते हैं, उनके जो मरने का जो अनुपात है वह महिलाओं के मरने के अनुपात से कम है। जिन देशों में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है, अर्थात उन्हें समाज में रहने, आर्थिक स्थिति, चिकित्सीय सुविधा, सभी चीजें अच्छे प्रकार से मिल रही हैं, वहां की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होती है, अर्थात जीवन जीने की जो प्रत्याशा है पुरुषों से अधिक होगी, अर्थात वह महिला पुरुष से अधिक वर्ष तक जिएगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2002, यह एक जनसंख्या के संबंध में निकालती है पत्रिका है। उसने 2002 में कहा विश्व में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 65%। देखिए, हमारे पूरे विश्व में जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की वो 65% है तथा महिलाओं की 69% है। लेकिन जो देश विकसित हो गए हैं वहां 72 वर्ष और 79 वर्ष, अर्थात पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वह 72 वर्ष होती है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 79 वर्ष होती है। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सेक्स रेशियो है वह जो जीवन प्रत्याशा है वह 62 वर्ष है पुरुषों में और 64 वर्ष महिलाओं में है। अब थोड़ी चर्चा हम शिशु एवं बाल मृत्यु दर के भी संबंध में कर लेते हैं। देखिए, शिशु एवं बाल मृत्यु दरों के संबंध में यही निष्कर्ष निकाले गए हैं कि लड़कों में शिशु एवं बाल मृत्यु लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात जो बच्चा पैदा होता है उसमें लड़कों के मरने की जनसंख्या ज्यादा है और लड़कियों की जीने की संख्या ज्यादा है। इन्हीं प्राकृतिक कारणों से भी सभी बातें समान रहें तो जनगणना के समय पूरी जनसंख्या का लिंगानुपात निकाला जाए तो जो भी सेक्स रेशियो आएगा वह महिलाओं के लिंगानुपात कुल जनसंख्या में पुरुषों के पक्ष में है, अर्थात जो भी हमारा सेक्स रेशियो है वह अगर पुरुषों के पक्ष में है, पुरुषों के पक्ष में है तो यह इंगित करता है या यह दर्शाता है कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में जो लिंगानुपात है उसके बारे में थोड़ा सा हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, 1901 में जो ग्रामीण लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर महिलाओं की 979 थी और शहरियों में 910। लेकिन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, पुरुष और महिलाओं का दोनों को अगर 1000 पे निकाला जाए तो पूरे भारत की लिंगानुपात कितनी थी? 972 थी। अर्थात 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं थी, सेक्स रेशियो के हिसाब से। अब देखिए, 1911 में ये 975 हुआ घट करके, और यहाँ शहरी में 872 हो गया, और संयुक्त रूप से 964 हो गया। 1921 970 था ग्रामीण, 846 पुरुष और 955 दोनों का संयुक्त था। देखिए, इस चार्ट में सभी जगह देखिए। अब हम 2011 की जनगणना की बात करें तो जो ग्रामीण लिंगानुपात था वह आपका 949 था और शहरी लिंगानुपात था वह 929 था और दोनों का संयुक्त 943। अर्थात जो वर्तमान में जनगणना हुई है उस जनगणना के हिसाब से भारत में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं उपलब्ध हैं। ठीक। देखिए, अब हम बात करें लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, पहला हमारा जो कारक है जन्म के समय लिंगानुपात, पहला हमारा प्रभावित करना कारक है। दूसरा है मरने वालों में लिंगानुपात। तीसरा हमारा है प्रवासियों में लिंगानुपात। और चौथा हमारा है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये हमारे 4 जो पॉइंट हैं वह लिंगानुपात को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला हमारा है जन्म के समय लिंगानुपात। देखिए, जैसा कि द्वितीयक लिंगानुपात की चर्चा में बताया गया था कि जन्म के समय प्राकृतिक रूप से लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में होता है। अर्थात ये कहा जाता है कि जो बच्चा होगा वह पुरुष ही होगा, परंतु बालकों में मरने की जो संख्या है बालिकाओं से अधिक होती है। अतः प्राकृतिक लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में आ जाता है। भारत में जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण के कारण लिंगानुपात का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अर्थात जैसे हम गर्भपात कराते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि गर्भ में जो बच्चा पलने वाला है वह लड़की है, तो क्या करते हैं, हम उसका गर्भपात करवा देते हैं। तो जो हमारा लिंगानुपात का रेशियो है वो क्या होता है, वह डिस्टर्ब हो जाता है, वह बदल जाता है। भारत में जन्म पूर्व परीक्षणों के लिंगानुपात का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने, अभी हमने बताया था आपको। अब जन्म के समय लिंगानुपात जो है वह पुरुषों के पक्ष में अधिक होता है। वही चीजें दोबारा कही गई। दूसरा हमारा है मरने वालों में लिंगानुपात। जो व्यक्ति मर रहा है उनका लिंगानुपात क्या है। अब देखिए, पुरुषों व महिलाओं में मृत्यु दर, मरने की जो दर है, अलग अलग होने के कारण लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों के यदि मृत्यु
के आंकड़ों का अध्ययन करें तो यह निकाला जाता है कि 100 महिलाओं की मृत्यु में अनुपात 100 से अधिक पुरुषों की मृत्यु होती है। अगर 100 महिलाएं मर रही हैं तो पुरुष जो मरेंगे वह 100 से अधिक मरेंगे। प्राकृतिक तौर पर पुरुष भ्रूण की अपेक्षा अधिक नाजुक होता है। आप देखते होंगे गांव में कहा जाता है कि लड़का है इस नाते इनका गर्भपात हो गया, नुकसान हो गया। अधिकतर देशों में शिशु मृत्यु दर, यहाँ तक कि अशोधित मृत्यु दरें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। अर्थात जो बच्चा पैदा हो रहा है वह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। कहा भी जाता है कि लड़का मर जाता है लेकिन लड़कियां जीवित रहती हैं। गांव में भी सुने होंगे, अपने अगल बगल आस पड़ोस में भी आप लोग को ये चीजें सुनने को मिल जाती हैं। तीसरा हमारा है प्रवासियों में लिंगानुपात। अब देखिए, प्रवासियों में लिंगानुपात, हमने इस पे चर्चा बहुत पहले भी कर चुकी थी कि प्रवासी किसे कहते हैं, सबको पता होगा। अब देखिए, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख कारण है, सामान्यतः प्रवासियों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है क्योंकि वह सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं और वह कामकाज की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। हमने प्रौढ़ किशोरावस्था में भी आप लोगों से चर्चा की थी कि जो 15 से 65 वर्ष की जो आयु है वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है और 15 और 65 में भी 15 से 45 वर्ष की जो अवस्था होती है वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। और जान लीजिएगा, इसका सबसे अधिक कारण है प्रवास करने का कि समुदाय, जो भी समुदाय है उसमें सबसे अधिक पुरुष होते हैं और परिवार के भरण पोषण का जो उत्तरदायित्व है, जो भी उनका आता है वह पुरुषों में ही आता है। अर्थात ये कहा जाता है कि परिवार का जो भी वो भरण पोषण करेंगे वह पुरुष ही करेगा। अतः गांव से शहर, अतः जो व्यक्ति प्रवास कर रहा है वह गांव से शहर आता है, शहर से दूसरे शहर जाता है, एक देश से दूसरे देश जाकर के क्या जीवन यापन के लिए जाता है, अर्थात वह प्रवास करता रहता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे प्रवास की मात्रा बहुत ही कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो प्रवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वह कम है। इसका कोई विशेष प्रभाव, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रवास है इसका लिंगानुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात विशेषतः विकासशील देशों में प्रवास के कारण प्रभावित होता है। अर्थात जो विकासशील देश हैं उसमें गांव एवं शहर की लिंगानुपात है प्रवास के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है, क्योंकि गांव के लोग शहर में जाते हैं, शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, फिर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। किसके लिए? क्रियाशीलता के लिए, उत्पादन के लिए, कामकाज के लिए। इस नाते वो
प्रवास के कारण प्रभावित होती है। चौथा हमारा है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए, प्राकृतिक रूप से जनगणना के समय में तृतीयक लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए, अर्थात हमने तृतीयक लिंगानुपात ही बताया था। परंतु विकासशील देशों में एवं विश्व के देशों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में पाया जाता है। मतलब तृतीयक लिंगानुपात हमने बताया था, एक बार फिर हम बता देते हैं कि वृद्धावस्था में 65 वर्ष की उम्र के बाद जो भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जीवन की प्रत्याशा अधिक होती है। अब देखिए, जैसे भारत में लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर है महिलाओं की संख्या। अभी हमने जो चार्ट दिखाया था उस चार्ट में हमने इसको प्रदर्शित भी किया, बताया भी। अब देखिए, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात उन्हें पर्याप्त पोषण न मिले, चिकित्सा सुविधा न मिले, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक न हो, तो क्या उनमें जो मरने का रेशियो है वो अधिक बढ़ जाता है। ये था हमारा लिंगानुपात। जिसको समझ में नहीं आया हो, दूसरा हमारा है मरने वालों में लिंगानुपात। जो व्यक्ति मर रहा है उनका लिंगानुपात क्या है। अब देखिए, पुरुषों व महिलाओं में मृत्यु दर, मरने की जो दर है, अलग अलग होने के कारण लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों के यदि मृत्यु के आंकड़ों का अध्ययन करें तो यह निकाला जाता है कि 100 महिलाओं की मृत्यु में अनुपात 100 से अधिक पुरुषों की मृत्यु होती है। अगर 100 महिलाएं मर रही हैं तो पुरुष जो मरेंगे वह 100 से अधिक मरेंगे। प्राकृतिक तौर पर पुरुष भ्रूण की अपेक्षा अधिक नाजुक होता है। आप देखते होंगे गांव में कहा जाता है कि लड़का है इस नाते इनका गर्भपात हो गया, नुकसान हो गया। अधिकतर देशों में शिशु मृत्यु दर, यहाँ तक कि अशोधित मृत्यु दरें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। अर्थात जो बच्चा पैदा हो रहा है वह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। कहा भी जाता है कि लड़का मर जाता है लेकिन लड़कियां जीवित रहती हैं। गांव में भी सुने होंगे, अपने अगल बगल आस पड़ोस में भी आप लोग को ये चीजें सुनने को मिल जाती हैं। तीसरा हमारा है प्रवासियों में लिंगानुपात। अब देखिए, प्रवासियों में लिंगानुपात, हमने इस पे चर्चा बहुत पहले भी कर चुकी थी कि प्रवासी किसे कहते हैं, सबको पता होगा। अब देखिए, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख कारण है, सामान्यतः प्रवासियों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है क्योंकि वह सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं और वह कामकाज की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। हमने प्रौढ़ किशोरावस्था में भी आप लोगों से चर्चा की थी कि जो 15 से 65 वर्ष की जो आयु है
वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। और 15 और 65 में भी 15 से 45 वर्ष की जो अवस्था होती है वह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। और जान लीजिएगा, इसका सबसे अधिक कारण है प्रवास करने का कि समुदाय, जो भी समुदाय है उसमें सबसे अधिक पुरुष होते हैं और परिवार के भरण पोषण का जो उत्तरदायित्व है, जो भी उनका आता है वह पुरुषों में ही आता है। अर्थात ये कहा जाता है कि परिवार का जो भी वो भरण पोषण करेंगे वह पुरुष ही करेगा। अतः गांव से शहर, अतः जो व्यक्ति प्रवास कर रहा है वह गांव से शहर आता है, शहर से दूसरे शहर जाता है, एक देश से दूसरे देश जाकर के क्या जीवन यापन के लिए जाता है, अर्थात वह प्रवास करता रहता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे प्रवास की मात्रा बहुत ही कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो प्रवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वह कम है। इसका कोई विशेष प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रवास है इसका लिंगानुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात विशेषतः विकासशील देशों में प्रवास के कारण प्रभावित होता है। अर्थात जो विकासशील देश हैं उसमें गांव एवं शहर की लिंगानुपात है प्रवास के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि गांव के लोग शहर में जाते हैं, शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, फिर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, किसके लिए, क्रियाशीलता के लिए, उत्पादन के लिए, कामकाज के लिए। इस नाते वो प्रवास के कारण प्रभावित होती है। चौथा हमारा है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए, प्राकृतिक रूप से जनगणना के समय में तृतीयक लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। अर्थात हमने तृतीयक लिंगानुपात ही बताया था, परंतु विकासशील देशों में एवं विश्व के देशों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में पाया जाता है। मतलब तृतीयक लिंगानुपात हमने बताया था, एक बार फिर हम बता देते हैं कि वृद्धावस्था में 65 वर्ष की उम्र के बाद जो भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जीवन की प्रत्याशा अधिक होती है। अब देखिए, जैसे भारत में लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर है, महिलाओं की संख्या। अभी हमने जो चार्ट दिखाया था उस चार्ट में हमने इसको प्रदर्शित भी किया, बताया भी। अब देखिए, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात उन्हें पर्याप्त पोषण न मिले, चिकित्सा सुविधा न मिले, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक न हो, तो क्या उनमें जो मरने का रेशियो है वो अधिक बढ़ जाता है। ये था हमारा लिंगानुपात। जिसको समझ में नहीं आया हो वह एक बार पुनः पूछ सकता है। किसी को अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा पूछ सकता है इस टॉपिक में।
तृतीयक लिंगानुपात। देखिए, तृतीयक लिंगानुपात से अभिप्राय जनगणना के समय जनसंख्या के लिंगानुपात से है। जब हम जनगणना कर रहे हैं उस समय जनसंख्या में कितने पुरुष कितने महिलाओं के अनुपात से है। देखिए, प्रकृति ने पुरुषों की अपेक्षा, देखिए प्रकृति हमारी है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जीवित रहने की क्षमता अधिक होती है। कहा भी जाता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं अधिक जीवित रहती हैं। अतः जिन देशों में सामाजिक आर्थिक स्थिति जिस महिलाओं की अच्छी होती है वहां की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अर्थात उनके जीने का जो रेशियो है वह पुरुषों से अधिक होता है। अब देखिए, जो डाटा शीट था उसने कहा विश्व में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष। देखिए, विश्व में जो पुरुष के जीने की जो अधिकतम सीमा है वह 65 वर्ष है तथा महिलाओं की जो जीने की अधिकतम सीमा है 69 वर्ष है। देखिए, विकसित देशों में यह 72 वर्ष के आसपास है और महिलाओं की 79% है। भारत में 62 वर्ष और 64 वर्ष है। अब देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जीने का जो रेशियो है वह